अमानत इश्क अज़ कलम उज़्ज़ा अफरोज़। किस नंबर 5। मोहब्बत और शक एक साथ नहीं रह सकते, मगर शाहज़ैन के दिल में दोनों ने आज एक साथ जन्म लिया था। ज़ेवा ऑफिस से बाहर आई और गाड़ी में बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एमन का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल रिसीव की। हेलो ज़ेवा, कैसी हो तुम? कहाँ हो? तुम ठीक हो या नहीं बताओ? ज़ेवा हल्का सा मुस्कुरा दी। सबर तो करो, सांस तो लो एमन। सलाम करना भी भूल गई हो? पहले सलाम दुआ तो कर लो, फिर बात भी कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। अब बताओ कहाँ हो तुम? कैसी हो? मैं जब से वहां से वापस आई हूं, तुमने एक बार भी कॉल नहीं की। मैंने सोचा खुद ही फोन करके तुम्हारा हाल पूछ लूं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ एमन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो मैंने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है, बल्कि आज तो मैं इस्लामाबाद भी आई हुई हूँ। ये सुनते ही एमन की आवाज में फौरन खुशी घुल गई। क्या? तुम इस्लामाबाद आई हुई हो? अच्छा, तो फिर तुम घर कब आ रही हो? नहीं एमन, मैं घर नहीं आऊंगी। बस एक जरूरी काम से आई थी और अब वापस जा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम घर जरूर आओगी, समझे? वरना अभी भाई को फोन कर देती हूँ, फिर वो खुद तुम्हें ले आएंगे। जेवा ने आंखें घुमाई। एमन, तंग मत करो प्लीज। मुझे एक जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकती। जेवा एक लम्हे को खामोश हुई, फिर हल्की सी सांस लेकर खुद को संभाल लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ठीक है, आ जाती हूँ। बस यही तो सुनना था। अब तुम्हें रोकना कैसे है? ये मुझे अच्छी तरह आता है। जेवा ने कॉल खत्म की, गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में आने वाली मुलाकात की हल्की सी बेचैनी भी मौजूद थी। शाहज़ैन और बिलाल दोनों दफ्तर में बैठे थे। बिलाल के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। माथे पर पसीने की हल्की सी बूंदें थीं, जैसे वो किसी मुश्किल खबर को अल्फाज में ढालने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। बिलाल, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हो? सर, वो फुरकान मर्डर केस वाली फाइल, वो गुम हो गई है। शाहज़ैन के माथे पर बुल पड़ गए। आवाज में फौरन सख्ती आ गई। क्या? कैसे गुम हो गई? साफ साफ बताओ। सर, मैं वो फाइल लेकर आपकी तरफ आ रहा था कि रास्ते में मेरी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं फौरन उस बंदे को देखने के लिए गाड़ी से उतरा जिससे मेरी गाड़ी लगी थी। सच कहूं तो मैंने अभी तक फाइल खोलकर देखी भी नहीं थी। मैं तो सीधा आपके पास लेकर आ रहा था, और जब मैं वापस गाड़ी की तरफ आया तो देखा कोई मेरी गाड़ी से फाइल निकालकर भाग रहा था। मैं उसके पीछे भागा, मगर वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। मुझे नहीं मिला। शाहज़ैन कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके जहन में सवालों का एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या तुम्हें लगता है ये इत्तेफाक था बिलाल? नहीं सर, ये इत्तेफाक नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हमारे हाथ ये सबूत लगे। सर, मुजरिम हमसे एक कदम आगे चल रहा है। उसे पकड़ना नामुमकिन है। शाहज़ैन ने एक लम्हे को सोचा। जो मुजरिम अपने निशान मिटाता है, वो कहीं न कहीं एक निशान छोड़ भी जाता है। हमें बस वही ढूंढना है। शाहज़ैन ने गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। आखिर वो फाइल किसने चुराई थी? शाहज़ैन की गाड़ी शहर के पोश तरीन इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपने दोस्त विजदान हैदर की याद आई। दुनिया उसे एक कामयाब बिजनेसमैन समझती थी, मगर शहर की तारीक गलियों में उसका नाम अलग ही वजन रखता था। शाहज़ैन ने सोचा, अगर कोई इस चोरीशुदा फाइल का सुराग लगा सकता है, तो वो विजदान ही है। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने जा रुकी। ऊंची संगमरमर की दीवारें, भारी आहनी गेट और हर तरफ मुसल्ला गार्ड्स। ये घर कम और किला ज्यादा लगता था। शाहज़ैन गाड़ी से उतरा ही था कि एक गार्ड तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जी साहब, आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? शाहज़ैन ने जवाब देने के बजाय अपना फोन निकाला और विजदान का नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, आज बड़े लोगों को हमारी याद कैसे आ गई? हमें कैसे कॉल कर ली तुमने? ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा।
पहले गेट खुलवा, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। क्या? तू मेरे घर के बाहर खड़ा है? अच्छा, वहां कोई है तो उसे फोन दे। शाहजहान ने फोन गार्ड की तरफ बढ़ाया। गार्ड ने कॉल सुनी, जी साहब कहा, और फोन वापस करते हुए फौरन गेट खोल दिया। माफ कीजिए साहब, अगर पहले बता देते तो आपको इंतजार न करना पड़ता। कोई बात नहीं। गेट खुला और शाहजहान अंदर दाखिल हुआ। विजदान पहले ही दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए खड़ा था, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए। वाह जनाब, हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? हमने सोचा कि आपको भी अपनी मुलाकातों का शरफ बख्शी। विजदान ने गौर से उसके चेहरे को देखा, जैसे सब कुछ भाम गया हो। तो किसी काम से आया है? शाहजहान का चेहरा फौरन संजीदा हो गया, मुस्कुराहट गायब हो गई। हाँ विजदान, अंदर चल के बात करते हैं। दोनों दोस्त विजदान के शानदार ड्राइंग रूम में बैठ गए, जहां दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स आवेजा थीं और फर्श पर नर्म कालीन बिछा था। मुलाजिम चाय रखकर खामोशी से बाहर निकल गया। शाहजहान ने सुकून से सारा किस्सा सुनाया, फाइल का चोरी होना, बिलाल का एक्सीडेंट और उसके पीछे छुपा शक। विजदान खामोशी से पूरी तवज्जो से सुनता रहा। उसके माथे पर संजीदगी की लकीरें थीं, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई मंसूबा बना रहा हो। बात खत्म होते ही उसके होंठों पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। यार, तो टेंशन क्यों लेता है? बस रिलैक्स कर। वो फाइल कहाँ गई, किसने चुराई, सब पता कर लूंगा। यकीन है? विजदान ने यकीन दिलाते हुए सीने पर हाथ रखा। हाँ, फिक्र न कर। जिसने भी फाइल उठाई है, ज्यादा देर छुप नहीं सकेगा। शाम तक कोई ना कोई खबर मेरे पास होगी। शाहजहान ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। थैंक यू यार। तो जानता नहीं, इस केस के पीछे मैं कितना खार हो रहा हूं। दिन रात बस यही सोचता रहता हूं कि कैसे अपने भाई के कातिल तक पहुंचूं। विजदान का चेहरा एक लम्हे के लिए नर्म पड़ गया। उसने आगे झुककर शाहजहान के कंधे पर हाथ रखा। अरे कोई बात नहीं यार, दोस्तों के काम ना आए तो दोस्ती किस काम की? सारे काम हल हो जाएंगे, तो फिक्र न कर। फुरकान सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी भाई था। मुझे भी उसके कातिल तक पहुंचना है। शाहजहान ने शुक्रगुजार नजरों से उसे देखा और घड़ी पर निगाह डालते हुए उठ खड़ा हुआ। अच्छा यार, अब चलता हूं। कहाँ चलता हूं? खाना खाकर जाना? नहीं यार, खाना नहीं खाऊंगा। वैसे भी अगर थोड़ी सी देर से जाऊं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब से फुरकान भाई गए हैं, तब से अम्मी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहने लगी हैं। मैं बस घर जाकर ही खाना खाऊंगा। उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बिठा दिया। अच्छा चल, थोड़ा सा खा ले, बस 5 मिनट लगेंगे। शाज़ीन ने हार मानते हुए मुस्कुराकर सर हिलाया। अच्छा ठीक है, जल्दी कर फिर, खाना खिला, मुझे जाना भी है। चंद लम्हे बाद दोनों दोस्त खाने की मेज की तरफ बढ़ गए। बातें वही पुरानी थीं, मगर वक्त बहुत कुछ बदल चुका था। ज़ेवा घर पहुंच चुकी थी। रात के खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। घर में एक अरसे बाद ऐसी रौनक थी, हंसी मजाक और पुरानी बातों का सिलसिला जारी था। ज़ेवा ने चाय का आखिरी घूंट लिया और घड़ी पर नजर डाली। वक्त काफी गुजर चुका था। अच्छा, अब मुझे इजाजत दे, काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। वो उठने ही वाली थी कि आलिम शाह की रोबदार आवाज ने उसे रोक लिया। कहाँ चलती हो? चुपचाप कमरे में जाओ। ज़ेवा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। बाबा, मुझे वापस ड्यूटी पर जाना है। आलिम शाह ने उसकी बात काटते हुए घड़ी की तरफ इशारा किया। वक्त देखा है तुमने? इतनी रात को तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे। वैसे भी बड़ी मुश्किल से आई हो, तो आज रात यहीं रुक जाओगी। मगर बाबा, आलिम शाह ने नरमी से मगर हतमी लहजे में कहा। कोई मगर नहीं, आज रात तुम यहीं रहोगी, बस। ये कोई दरखास्त नहीं, हुक्म है। ज़ेवा ने मदद की उम्मीद से मुमना बेगम की तरफ देखा।
مگر انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، جیسے وہ بھی عالم شاہ کی بات کی تائید کر رہی ہوں۔ بیٹا، تمہارے بابا نے کہہ دیا تو اب اس پر بحث نہیں چلے گی۔ رک جاؤ آج، ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ ایمن نے فوراً زیوا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، جیسے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ سنا تم نے؟ اب کوئی عذر نہیں چلے گا۔ چلو میرے کمرے میں، آج ہم دونوں گپے لگائیں گی جیسے پرانے دنوں میں لگاتے تھے۔ زیوا نے ہار مانتے ہوئے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر کے پیار بھرے حکم کے آگے انکار ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آج رک جاتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ایمن خوشی سے اچھل پڑی اور زیوا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے کی طرف کھینچ لے گئی۔ عالم شاہ اور مومنہ بیگم دونوں کے چہروں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھر میں بہت عرصے بعد اپنائیت کی رونق لوٹ آئی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی جب شاہزین دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں روشنی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ مومنہ بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لیے اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم امی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ شاہزان فکرمند ہو کر بولا۔ امی، آپ سو کیوں نہیں دیں؟ سو کیسے جاتی بیٹا؟ جب سے فرقان گیا ہے تب سے مجھے تمہاری کچھ زیادہ ہی فکر رہنے لگی ہے۔ میرے پاس اب ایک ہی بیٹا رہ گیا ہے۔ شاہزان کا دل بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں گھر آ گیا ہوں، اب آپ آرام سے جا کر سو جائیں۔ سو کیسے جاؤں؟ ابھی تو تمہیں کھانا بھی دینا ہے۔ نہیں امی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وجدان کے پاس چلا گیا تھا آج، اسی لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اچھا، کیسا ہے وہ؟ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ لوگوں کو سلام بھی دے رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بڑا اچھا بچہ ہے وہ، بس اتنے عرصے سے اچھے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ شاہزان نے ماں کے ہاتھ کو ہلکا سا دباتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، اب مجھے اجازت دیں، بہت تھکا ہوا ہوں، چل کر آرام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ کہہ کر شاہزین نے جھک کر اپنی امی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اجازت لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ سامنے والے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا نظر آیا۔ اس کی نظر بے اختیار اندر چلی گئی۔ اندر روشنی مدھم تھی۔ ایمن اور زیوا دونوں بستر پر بیٹھی سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ بیچ میں ہلکی سی ہنسی بھی گونج رہی تھی۔ زیوا کے بال کھلے تھے اور اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو شاہزین نے مہینوں سے نہیں دیکھا تھا۔ شاہزین کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ وہ کچھ دیر، بس کچھ ہی لمحوں کے لیے دروازے کی اوٹ سے اسے یوں دیکھتا رہا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، کیا زیوا واقعی یہاں ہے؟ آج رات اسی چھت تلے؟ پھر اسے ہوش آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے فوراً نظریں جھکائی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور دل میں اٹھنے والے ہر جذبے کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، دل و دماغ کی اس عجیب کشمکش میں جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاہزین اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھا، کپڑے بدل کر ابھی لیٹنے ہی والا تھا کہ اس کے فون پر ایک پیغام کی جھنکار سنائی دی۔ اس نے بے دھیانی سے فون اٹھایا، مگر جیسے ہی اسکرین پر نظر پڑی، اس کی انگلیاں وہیں ساکت ہو گئیں۔ یہ لیب کی طرف سے حتمی ڈی این اے رپورٹ تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پیغام کھولا۔ لفظ ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے اور ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے، سانس جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ اس نے رپورٹ کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار،
جیسے الفاظ خود بدل جانے کی امید کر رہا ہو، مگر ہر بار وہی نتیجہ سامنے آتا۔ یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب کشمکش اس کی آنکھوں میں اتر آئی، جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ رہا ہو مگر باہر سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک سرگوشی نکلی۔ قسط ختم۔